A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू आर गुड. आज 5 जून 2021 है. दिन है सैटरडे. A certain darkness is needed to see the stars. सक्सेसफुल होना है तो बहुत सारी ठोकरें आपको खाने के लिए तैयार रहना होगा. कल मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी टू गिव योर 100%. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा और सभी के साथ एक चीज़ तो डेफिनेटली हुई होगी कि आप भूल गए होंगे. और कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की होगी कि जब आप भूल गए आपने याद करने की कोशिश की या फिर अचानक आपको याद आ गया और फिर आपने हंसते हुए चीज़ों को फिर से 100% देने की कोशिश की. कुछ लोगों को थोड़ा गुस्सा भी आया होगा ये सारी चीज़ें. बट इट्स ओके, इट्स फाइन. ये आपका पहला एक्सपीरियंस था. मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को आज भी करें. स्टार्टिंग का टाइम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए. इट्स गोइंग टू बी अ न्यू थिंग. आप एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, एक नई हैबिट डेवलप कर रहे हैं. तो इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल, इट इज़ गोइंग टू बी बोरिंग, ये सारी चीज़ें होगी. बट डू इट फॉर फ्यू डेज. डू इट. आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. लेट्स क्विकली मूव ऑन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स. भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है. कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियोस, सब्जेक्ट्स, प्राइज, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, आपके कोई खास प्रश्न हैं, कोई डाउट्स हैं, राइट, देन यू कैन सेंड मी फेसबुक मैसेजेस. आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट इज़ इंस्टा एंड फेसबुक, राइट. ट्विटर भी मैं चेक करता हूँ लेकिन उतना रेगुलरली नहीं. टू डाउनलोड द PDF ऑफ टुडेज लेक्चर, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल. आज की पहली खबर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे देश के जो साइंटिस्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट किया, उनके बारे में उनकी तारीफ़ की. ऑफ कोर्स करनी ही चाहिए, क्योंकि एक साल के अंदर हमारे देश के साइंटिस्ट ने कोविड-19 की वैक्सीन को ढूंढ निकाला. बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने ये चीज़ अचीव की और उनमें से एक है हमारा देश भारत. टोटल 22 करोड़ 41 लाख डोजेस कोविड वैक्सीन के एडमिनिस्टर हो चुके हैं. थर्ड खबर भी अच्छी है. कोविड-19 के नए केसेस की बात करें, राइट, एक्टिव केसेस की बात करें, तो दोनों में एक ड्रॉप देखने को मिला है. नेशनल रिकवरी रेट अच्छा हो गया है, बहुत इंप्रूव हुआ है, 93.10%. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,21,000 एडिशनल वायल्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी ये सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को दिए हैं. DSC अप्रूव्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. तो ये जो DSC है इसने नेवी के लिए अप्रूव की है 6 सबमरीन्स. इसकी कॉस्ट होगी कुछ 43,000 करोड़ रुपीज़. गवर्नमेंट एक्सटेंड्स वीज़ा वैलिडिटी ऑफ स्ट्रैंडेड फॉरेन नेशनल्स टिल 31 अगस्त. जो फॉरेनर्स हैं जो हमारे देश आए थे उनके पास वीज़ा ख़त्म होने को है, तो ऐसे लोगों का वीज़ा जो है वो भारत सरकार ने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि कोविड की वजह से वो अपने देश वापस नहीं जा सकते. और दुखद बात है कि मॉरिशस जो हैं उनके भावी फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका निधन हुआ है. और भारत जो है वो एक दिन का स्टेट मॉर्निंग रखेगा ऑन सैटरडे, यानी कि आज. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कैंसल्स क्लास 12 एग्जामिनेशन. INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब सरकार को क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि कोविड का मिसमैनेजमेंट है और इसके साथ कोविड वैक्सीन में से प्रॉफिट कमाया जा रहा है. ऐसा स्टेटमेंट जो है वो INB मिनिस्टर ने दिया है. US प्रेसिडेंट जो बाइडन साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बैनिंग US एंटिटीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन मेनी चाइनीज कंपनीज. USA की कंपनीज जो हैं वो बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जिनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती. तो ऐसा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जो बाइडन साहब ने साइन किया है. यूरोपियन यूनियन सबमिट्स प्लान टू WTO, ताकि ये जो ट्रिप्स के बारे में जो बात हो रही है
किसी ट्रिप में नहीं जा रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल। ट्रिप्स यानी कि ये जो कोविड वैक्सीन है तो उसका फॉर्मूला, उसके जो सीक्रेट्स यानी कि पैटर्न्स जो हैं वो सभी के साथ शेयर करने की बात जो है तो ईयू ने इसको सपोर्ट किया है। कुछ दिनों पहले हमने ईयू को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस किया था। बेलारूस के बारे में कुछ दिनों पहले की ये खबर है, आई थिंक 10-12 दिन ऐसा कुछ हुआ होगा कि एक फ़्लाइट जो है बेलारूस के प्रेसिडेंट ने रायन एयर की फ़्लाइट को यू नो एक रॉन्ग सिग्नल भेजा और यू नो एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था। ये सारी चीज़ें इलीगली उन्होंने की, एक देश ने इलीगली की, एक सरकार ने। तो बेलारूस की जो फ़्लाइट्स हैं उनको यूरोपियन यूनियन की टेरिटरी में बैन किया जाएगा और किसी भी एयरपोर्ट में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। और जो एंथोनी फाउची हैं, तो डॉक्टर एंथोनी फाउची ने चाइना को कहा है कि भाई आप वुहान लैब जो हैं, तो वुहान लैब का जो एक मेडिकल रिकॉर्ड है वो रिलीज़ करें ताकि हमें पता चले कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। और नंबर ऑफ बेबीज़ बोर्न इन जापान ड्रॉप्स, कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, यू नो कल नहीं परसों हम बात कर रहे हैं आई थिंक इसके बारे में, इसी टॉपिक के बारे में। पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही, ड्रॉप इन द सेंस कि जो यंग पॉपुलेशन है बहुत सारे देशों में ऐड नहीं हो रही हैं। और हमारे लिए स्किल्स की बात करें तो हमारे पास बहुत ही एक कम वक्त है। अगर आज भी हमने हमारे यंगस्टर्स को स्किल्स प्रोवाइड नहीं की, उनको हेल्थ प्रोवाइड नहीं की, उनको अगर हमने प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि देश में यंगस्टर्स तो होंगे लेकिन वो उतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे। और जो किसी भी देश को अगर एक डेवलप्ड देश बनना है तो आपके पास दूसरे रिसोर्सेस हो ना हो, वो सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, तभी जाकर आपका देश जो है वो डेवलप्ड देश बन सकता है। राइट, आज का जो पहला आर्टिकल है ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, मेगापॉड सेंचुरी। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो मैप देख रहे हैं, दिस इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का यहाँ पर जो टिप है, ये वाला पोर्शन, राइट एट द एंड पोर्शन, तो यहाँ पर मेगापॉड आइलैंड था। अब 2004 में जो एक बहुत बड़ी सुनामी आई, इस सुनामी की वजह से ये सबमर्ज हो गया, ये पानी के नीचे आज भी डूबा हुआ है। तो जनवरी 2021 में हमारे देश की नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। डिसीजन ये था कि ये जो मेगापॉड आइलैंड है, यहाँ पर जो एक मेगापॉड सेंचुरी थी उसको डी नोटिफाई कर दिया, यानी कि अब ये सेंचुरी नहीं है। ऐसा डिसीजन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने लिया। नाउ द थिंग इज, किसी भी एरिया को जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं तो हम बेसिकली उस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और जब आप उस लिस्ट में से निकाल देते हैं तो सिंपल लॉजिक है कि आप उस एरिया को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते हैं। प्रश्न ये है कि एक जगह अगर पानी के अंदर डूब गई है, जो पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी, आज वो पानी के अंदर डूब चुकी है, तो क्या उसका बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है? द आंसर इज़ नो। ये वाला रीजन जो है ये मैंग्रोव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेगापॉड आइलैंड जो है और मेगापॉड सेंचुरी, तो ये रीजन मैंग्रोव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिश ब्रीडिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो ऐसा डिसीजन जो है वो NBWL ने क्यों लिया? उसके पीछे रीजन है नीति आयोग का एक बहुत ही बड़ा विजन। ये जो बहुत बड़ा विजन है नीति आयोग का, नीति आयोग एक तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स निकालती है और देखती हैं कि किस राज्य ने हमारे देश में कितनी तरक्की की, क्लाइमेट के ऊपर किस राज्य ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, ये वो एक्सेट्रा। दूसरी तरफ नीति आयोग का विजन ये है कि इस क्षेत्र में, और ऐसे बहुत सारे हमारे देश के क्षेत्र हैं, वहाँ पर नीति आयोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है। वहाँ पर दुनिया की सबसे आलीशान होटल्स हों, रिजॉर्ट्स हों, वाटर विलाज हों,
राइट, और मल्टी करोड़ शिपमेंट का टर्मिनल यहाँ पर हो, तो बेसिकली ए सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? द आंसर इज नो। हम नेचर को डिस्ट्रॉय करके, आई एम नॉट सेइंग कि होटल्स नहीं होनी चाहिए, रिजॉर्ट्स नहीं होनी चाहिए, वाटर विलास नहीं होनी चाहिए, होने ही चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसी जगहों पर नहीं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो जो बहुत ही इकोसिस्टम, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी जगह को डिस्ट्रॉय ना करें। कम से कम डैमेज पहुंचाने वाली जगह जो है वहां पर ये सारा इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरी चीज, ये एक प्रकार का हमारा टेरिस्टेरियल बायस, जैसे हम लोगों के प्रति बायस होता है, गरीब अमीर, काला गोरा, राइट, इंडियन नॉन इंडियन, वॉट जो भी ऐसे बायस या फिर ऐसी प्रेजुडाइसेस जो होते हैं, स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं, तो ऐसी ही चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हम ज़मीन और पानी के बीच में ये डिफरेंस करते हैं कि अगर ज़मीन का टुकड़ा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पानी के अंदर डूब गया तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इंपॉर्टेंस उसका चला गया, इज़न्ट इट? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर लीगलिटी की बात करें, NBWL जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्रिएट किया गया है। इसका मैंडेट क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के एफर्ट्स, डेवलपमेंट यानी कि वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट के एफर्ट्स जो हैं, फॉरेस्ट के डेवलपमेंट और उसके कंजर्वेशन को प्रमोट करना। कहीं पर भी NBWA की बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि वो चीज़ों को या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई करें। ऐसा अधिकार किसने दिया NBWL को? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इसका हो सकता है, क्या किसी जंगल में जब आग लग जाती है, लेट्स से किसी नेशनल पार्क में आग लग गई, तो क्या फिर एक बार उस नेशनल पार्क में आग लग गई तो क्या हम उसको डी नोटिफाई कर देते हैं? जैसे अगर आप एक आइलैंड की बात करें, आइलैंड के ऊपर एक सेंचुरी है, तो बहुत ही नेचुरल है कि वहां पर ऐसी चीज हो सकती है, सुनामी आई और ये डूब गया, कुछ सालों के बाद वो वापस बैक टू नॉर्मल हो सकता है, यू नेवर नो। तो अगर कहीं पर जमीन के ऊपर आग लग जाती है, जो मेनलैंड है, जो हमारा मेन भारत है, जो बड़ा सा लैंड का पोर्शन है, तो वहां पर अगर आग लग जाती है तो क्या हम नेशनल पार्क्स को डी नोटिफाई कर देते हैं? नो। लेकिन आइलैंड, हमारे जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ होती है जैसे कि डूब जाना या फिर सबमर्ज हो जाना, तो फिर उसको डी नोटिफाई किया जाता है। दिस इज़ नॉट लॉजिकल एट ऑल। फिर 2020 में खुद NBWL ने क्या क्या किया? पूरे साल में सिर्फ 3 मीटिंग्स हुई, अप्रोक्सीमेटली 82 जितने प्रपोजल्स जो हैं वो सामने आए थे, और इसमें से 25 जो प्रपोजल्स थे वो प्योरली फॉरेस्ट लैंड जो हैं उसको डाइवर्ट करने के थे, कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो फॉरेस्ट का एरिया जो है, तो ये ज़मीन को डाइवर्ट करना, ये ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट के काम चलाना, इसकी परमिशन देनी, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर मीटिंग हुई। और एक गालाथिया बे सेंचुरी है। अब ये जो गालाथिया बे सेंचुरी है ये रेयर लेदर बैक टर्टल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है। ये नाम आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में आपको रेयर लेदरबैक टर्टल के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग टाइप दिया जा सकता है, A और B, राइट। तो यहाँ पर लेदरबैक टर्टल लिखा होगा, यहाँ पर गालाथिया बे सेंचुरी लिखा होगा, फिर कोई और ऑप्शन होगा उसके सामने, तो आपको सही या गलत ऑप्शन पिक करना होगा। तो जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें आपके सामने आती है, तो आपको इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी है, ओके। ऑफ कोर्स याद कैसे रहेगा, उसकी टेक्निक बस यही है, मैप। जगहों की बात जब भी बात आए तो उनको मैप में लोकेट करें। तो यहाँ पर ये गालाथिया बे सेंचुरी जो है, तो यहाँ पर कुछ 75,000 करोड़, राइट, 75,000 करोड़ रुपीस का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने की बात चल रही है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं दे आर नॉट राइट। कितने भी करोड़ों रुपए आप खर्च करने वाले हैं, अब साइक्लोन यास आ गया, साइक्लोन ताउते आया, और हमने देखा कि आपका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट जो है वो चुटकी में गिर सकता है। तो ये जो मेगापोल
सेंचुरी है या फिर ये तालाथिया है, तो उसके बारे में एक ही चीज़ हो सकती है कि आप वहाँ के लोकल लोगों के साथ बात करें। प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो बैठकर ग्रास रूट लेवल की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि वो बड़े ऑफिसर हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स वो पढ़ते रहते हैं, तो उनका डिसीजन जो उनको एग्जैक्टली पता है कि ग्रास रूट में दे नो नथिंग। अगर उनको जानना है इस प्रकार की सेंचुरीज के बारे में, तो उनको लोकल लोगों के साथ रहना पड़ेगा। कुछ वक्त बिताइए उनके साथ, देखिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज का सहारा लीजिए। वहाँ पर रहने वाले जो बूढ़े लोग हैं उनको मिलिए और उनको पूछिए कि क्या सिचुएशन थी और आज क्या हो चुकी है और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल गल्फ ऑफ मन्नार में हमें देखने को मिलता है। वन आइलैंड जो है, तो ये भी सबमर्ज हो गया था, सबमर्ज होने पर था, सबमर्जेंस ऑलरेडी ये फेस कर रहा था, लेकिन वहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ अच्छे स्टेप्स उठाए और उसके बाद ज़मीन का पोर्शन जो है वो 55% इंक्रीज हो गया। तो अगर एक जगह पर हम ये कर सकते हैं तो दूसरी जगह पर डेफिनेटली कर ही सकते हैं। मूविंग ऑन, ये भी एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मेल्टिंग अवे। आज के द हिंदू में इस आर्टिकल को प्रिंट किया गया है और ये आर्टिकल लिखने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा साहब का जन्म जो है वो भारत में हुआ, लेकिन फिर वो यूके चले गए और फिलहाल वो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की जो 26th मीटिंग जो होगी यूके में, राइट, मैं बात कर रहा हूँ पेरिस क्लाइमेट चेंज के बाद जो मीटिंग्स हुई, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNCCC, तो ये जो मीटिंग है 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग, तो इसके प्रेसिडेंट हैं आलोक शर्मा। यू कैन अंडरस्टैंड कि अब उनके द्वारा बताई गई बातें जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पूरी दुनिया दो बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है, एक है कोविड-19 और एक है क्लाइमेट चेंज। आज 5 जून है और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन पर हम ये देख सकें, हम थोड़े रुक कर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ें, कुछ देखें कि कहाँ पर हम पहुँचे हैं, कहाँ हमें पहुँचना है। भारत के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड रहे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, लेकिन भारत के टारगेट्स, भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये काफ़ी एक अच्छी दिशा है। भारत ने 2030 का टारगेट ये रखा है कि 2030 तक भारत में 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टार्ट करने में भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। भारत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके भी एक पायोनियर मेंबर हम रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट में भी भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और 26th जो UNCCC ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो अभी हम बात कर रहे थे, COP26 जो ग्लासगो यूके में होने वाली है 1 नवंबर से 12 नवंबर 2021, तो यहाँ पर भी भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब के बीच में एक डिस्कशन हुई और दोनों ने अपना कमिटमेंट व्यक्त किया कि वो पर्सनली इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी देंगे और दोनों का ये कमिटमेंट है 2030 यूके इंडिया रोड मैप। और इस यूके इंडिया रोड मैप में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है दैट इज़ ग्रीन ग्रोथ एजेंडा। ग्रीन ग्रोथ एजेंडा यानी कि जो भी चीज़ें हम करें वो सारी चीज़ें ग्रीन हो, इको फ्रेंडली हो। मेगापोड सेंचुरी में जो हो रहा है दैट इज़ नॉट इको फ्रेंडली, तो कहने में और करने में हमें वी हैव टू मेक श्योर कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हम बात करें तो ग्रास रूट लेवल पर वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो। बट हाँ, कुछ जगहों पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है और फिर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होती है और फिर सरकार के ध्यान में ये चीज़ें आती है और फिर सरकार इसके ऊपर राइट डिसीजन लेती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। 2015 की बात करें तो दुनिया ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया। फिर पेरिस एग्रीमेंट साइन होने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हुआ कि बाराक ओबामा जो हैं वो इलेक्शन हार गए या फिर उनकी पार्टी इलेक्शन हार गई और
डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पहले से ही कहते थे कि उनको पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, ये वो एक्सेट्रा। और ये 4 साल जो प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट 4 सालों के लिए अपॉइंट इलेक्ट होते हैं, तो 4 सालों के लिए ये पेरिस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा देश यूएसए, एक बहुत इंपॉर्टेंट देश जो है, वो इसका पार्ट नहीं था। फिर जो बाइडन आते हैं और फिर से अब चीज़ें जो हैं उसको एक नई जान मिली है, हम ऐसा कह सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि जिस प्रकार से हम चीज़ें कर रहे हैं, जो अलग अलग देश जो अभी जो भी कट डाउन कर रहे हैं, इस कट डाउन से कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। पेरिस एग्रीमेंट के तहत यह तय किया है कि 2100 तक पहुंचते पहुंचते, अभी हम 2021 में हैं, तो ये लेट्स से आने वाले जो 80 ईयर्स है या फिर 79 ईयर्स जो हैं, तो ये 80 सालों में वी हैव टू मेक श्योर कि 2100 तक पहुंचते पहुंचते ग्लोबल टेम्परेचर जो है ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। आइडियली 1.5 डिग्री से कम, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। इसको अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, राइट। वी हैव टू मेक श्योर कि सभी देश कंट्रीब्यूट करें, पहली बात। सेकंड थिंग कि हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड समय भी है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस वुड सी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस मोर पीपल अफेक्टेड। कई लोगों को ये लगेगा कि ये सिर्फ 1.5 डिग्री से 2 डिग्री में क्या फ़र्क होगा, इट्स जस्ट 0.5 डिग्री। सबसे पहले तो ये एक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, तो कई जगह पर ऐसा भी होगा कि 5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो जस्ट इमेजिन कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर 47 डिग्री टेम्परेचर रहता था, वहाँ पर अगर 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, इट्स अ बिग थिंग। दूसरी चीज़, जैसे भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक के टाइम पर क्या होता है कि 6 रेक्टर स्केल वाला जो एक भूकंप है, तो दैट इज़ वी कैन से ओके इट्स डेंजरस बट एक्सेप्टेबल, या फिर हम सर्वाइव कर जाएंगे, यू कैन से। बट अगर 7 तक एक ही नॉच आप ऊपर जाते हैं और तबाही की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी, सेम थिंग गोज विद टेम्परेचर। 0.5 डिग्री सेल्सियस भले ही कम लगे, बट इससे कितने सारे जंगलों में आग लग सकती हैं, कितने सारी स्पीसीज जो हैं वो हमेशा के लिए मर जाएगी, कितनी सारी जगहों पर पानी का इश्यू होगा, ये वो कितनी सारी चीज़ें। तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है, हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये 2030 तक ग्लोबल टेम्परेचर जो है ये 1.5 डिग्रीज को बिल्कुल क्रॉस ना करें। तो हमारे पास सिर्फ एक ही दशक है, एक ही डेकेड है, 2021 से 2030। अगर इस दशक में हमने कुछ नहीं किया तो ये जो गेट हैं, ये जो विंडो हैं, वो बंद हो जाएगी, और उसके बाद बर्बादी की तरफ जो है वो हम लॉन्च हो जाएंगे। तो 4 स्टेप्स जो हैं वो यूके ने 4 स्टेप्स प्रपोज किए हैं। एक है टू कीप 1.5 डिग्री Celsius within reach globally, we need to reach net zero by the middle of this century. सभी देशों को 2050 तक नेट ज़ीरो तक पहुंचना ही पड़ेगा। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि फॉसिल फ्यूल और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही आप डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट जो है वो ग्रीन चीज़ों से भी किया जा सकता है। तो भारत जैसा देश अगर इसमें लीड लेगा, देन दूसरे देशों के पास बहाना भी नहीं होगा और दूसरे देशों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी। प्रोटेक्ट पीपल एंड नेचर फ्रॉम द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। ये तो बढ़ते जाने वाले हैं, जैसे साइक्लोन यास, साइक्लोन ताउते और दूसरे इस प्रकार के साइक्लोन्स। कोविड-19 भी इसी चीज़ का, क्लाइमेट चेंज का ही एक प्रोडक्ट है। डेवलप्ड कंट्रीज टू डिलीवर, या फिर वुहान लैब का, नॉट श्योर, बट जो ज़ूनोटिक डिजीज़ हैं, राइट, वो क्लाइमेट चेंज के ही प्रोडक्ट हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ने जो वादा किया था कि वो $100 बिलियन हर साल देंगे, और ये पैसे जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज इस्तेमाल करेंगे नई टेक्नोलॉजी और अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये फंड जो है, इसकी स्टार्टिंग जो है वो जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अ वेरी लॉजिकल थिंग, वी मस्ट वर्क टुगेदर, सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा। यही हमारा वक्त है, यही इतना ही वक्त हमारे पास है, कोई सेकंड चांस इसमें नहीं है। आज नहीं किया तो अभी नहीं तो
कभी नहीं। द श्रिंकिंग मिडिल क्लास, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है। अब मिडिल क्लास जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, बिकॉज कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मिडिल क्लास की इनकम जो है वो कम हो गई। और फ्यू रिसर्च सेंटर का कहना यह है कि 99 मिलियन लोग मिडिल क्लास में थे, वो कम होके 66 मिलियन हो गए, यानी कि बाकी के जो 33 मिलियन है वो गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो जो हैं नोबेल लॉरेट्स हैं, दोनों कपल भी हैं। तो ये भी इंडियन मिडिल क्लास के बारे में काफ़ी बातें कहते हैं और कहते हैं कि मिडिल क्लास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। पिछले 40 सालों में पहली बार भारत ने रिसेशन को देखा, राइट। और मिडिल क्लास के कंजम्पशन के ऊपर डायरेक्टली इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। मिडिल क्लास जो है वो बहुत सारी चीज़ें, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदता रहता है और इसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो चलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, घर लेना, गाड़ी लेना, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कितनी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों को ख़रीदते हैं और इसकी वजह से ये सारी कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट बनाती हैं। ये सारी कंपनीज फिर टैक्स पे करती हैं, टैक्स से सरकार के पैसे चलते हैं, सरकार को पैसे मिलते हैं और सरकार जो है वो देश चलाती है, ये सारी चीज़ें। तो मिडिल क्लास इस इकोनॉमी के व्हील को स्पीड और टॉर्क देने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज़, मिडिल क्लास जो है ये इसने ही हमारे देश के, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को देखें, प्रोफेशनल्स को देखें, देन यू विल फाइंड डॉक्टर्स हैं, देन हमारे सोल्जर्स हैं, टेलीकॉम इंजीनियर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आप में से बहुत सारे लोग जो कल बड़े ऑफिसर्स बनेंगे। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं, उनका रिश्ता मिडिल क्लास के साथ है। तो डियर फ्रेंड्स, मिडिल क्लास को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर क्या सजेशन दिया है? सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। आप लोगों के अकाउंट में पैसे दें, इसी के साथ साथ मार्केट में पैसे इंजेक्ट करें। जब सरकार पैसे इंजेक्ट करेगी, लेट्स से सरकार ने लोगों को तो पैसे दिए, इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जब सरकार पैसे खर्च करेगी तो जॉब्स जनरेट होगी तो मिडिल क्लास जो है उनके पास पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे, फिर से साइकिल जो है वो चलने लगेगी, राइट। वेरी सिंपल। तो फिजिकली इंजीनियर्ड टर्न अराउंड जो है उसकी आवश्यकता है। फिजिकली इंजीनियर्ड यानी कि सरकार के द्वारा, अगर आरबीआई करती तो हम कहते हैं मॉनिटरी इंजीनियर्ड, लेकिन जब सरकार करती है तो इट इज़ कॉल्ड फिजिकली इंजीनियर्ड या फिर फिजिकल सपोर्ट, या तो ये फिजिकल सपोर्ट की आवश्यकता है। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एंड आज का नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। कल संडे है तो कल मैं आपको नहीं मिलूंगा, बट नाउ वी विल मीट ऑन मंडे। एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।